हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। अभी तक हमने स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर जो कि साइकोलॉजी क्लास 12th का हिंदी मीडियम में जो नोट्स मैं प्रोवाइड बेसिकली कर रहा हूँ आप लोग को एक्सप्लेनेशन, इसमें मैंने टोटल 8 वीडियोस दिए हैं। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आप उन वीडियोस को देखेंगे, अगर नहीं देखा है तो एक सीक्वेंस वाइज अगर देखते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं और बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। और मेरा यही उद्देश्य होता है कि आप सबका कंसेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, आज की जो साइकोलॉजी की क्लास है ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगी और ये बहुत ही जनरल क्लास है। इन द सेंस, अगर आप किसी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस का एक हिस्सा होता है पर्सनालिटी इवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब व्यक्तित्व का जो टेस्ट होता है उसको लेके कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं आप 12th क्लास में हैं और फिर भी अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, मैं आप सब के लिए जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं, एक्चुअली इस बार की ये जो वीडियो है काफ़ी डिले हुई है, उसके लिए आई एम रियली फीलिंग सॉरी, बिकॉज अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। लेकिन होपफुली आपको मैं कोर्स आपका ज़रूर कवर कराऊंगा, तो इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही एडवांस और बहुत बेहतर तरीके से, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना आप लोग को। राइट, सो चलते हैं। ये देखो, हमने प्रीवियस क्लास में इसको हमने पढ़ा था, तो अभी इसको तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। आज का जो बेसिक टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है आज की क्लास में साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, उसमें हमें पढ़ना है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसे हिंदी में कह सकते हैं, और हम इसको अगर इसके मतलब ज़्यादा स्पष्टीकरण अगर करें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का जो है टेस्ट है ना, या मूल्यांकन तो ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल वर्ड आपका हो जाता है। अगर मैं व्यक्तित्व का टेस्ट कहूँ या पर्सनालिटी टेस्ट कहूँ तो शायद आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे। मूल्यांकन मतलब उसी को इवेल्युएट करना, उसके मूल्यों को जानना समझना, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना आप लोग को। पूरे फोकस के साथ में वीडियो को टिल एंड आपको देखना है बहुत ही ध्यान से, और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करना है स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी में। ठीक है, सो देखो, आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, या अपने किसी रिलेटिव से मिलते हो, या किसी जो है अननोन पर्सन से जब मिलते हो, तो सबसे पहले मिलने के बाद उससे निश्चित रूप से आप उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हो, है ना। कुछ जानने की कोशिश करते हो इन द सेंस कि जो है आप उसे पूछे बिना उसके बारे में जान जाते हो बहुत कुछ, है ना। उसको इवेल्युएट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, या उसका परीक्षण कर रहे होते हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, उसके बेसिस पे आप एक निष्कर्ष निकाल लेते हो। ये तो हम सब का है, मतलब हम सब का इन द सेंस हम सब जनरल बीइंग का है, मतलब हम सभी जनरल लोगों का है। चाहे हमारी साइकोलॉजी है, हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है वो भी व्यक्तित्व पहचानते हैं और बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे हमारे जो बड़े होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से इस कंसेप्ट को आपको समझना चाहिए, और आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए किस तरह से किसी व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन करें, या किस तरह से उसका हम टेस्ट लें। ठीक है, या टेस्ट करके उसको हम जांचें परखें, तो उसकी अलग अलग विधियां हैं, हम यहाँ पर सभी को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप में। तो एक बार मैं इसको रीड करता हूँ और उसके बाद आपको रीडिंग के बेसिस पर, जैसा कि मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्रेशन देता हूँ स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल आप फोकस करके रखेंगे। देखो, यहाँ इन्होंने लिखा है, लोगों को जानने, समझने और उनका वर्णन करने का कार्य ऐसा है जिससे दैनंदिन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति संबंध होता है। बिल्कुल, आप निश्चित रूप से पर डे किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो शायद आपके लिए नया होता है, या अगर पुराना भी होता है तो उसको आप और बेहतर से नहीं जान पाते, तो उसको जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। राइट, कह रहा है, जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से, और साथ ही उनसे अंतःक्रिया करने के पहले ही हम ये भविष्य कथन भी करते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो ये कह रहे हैं, उनसे अंतः क्रिया अगर हम नहीं करते उसके पहले भी हमें उनके बारे में कुछ न कुछ तो आइडिया लग ही जाता है। और मैं भी बहुत अच्छे से पर्सनालिटी रीड कर लेता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को, और फिर मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा सही मैंने पाया है। ठीक है, तो हम अपने व्यक्तित्व
व्यक्तिगत जीवन में अपने पूर्वानुभवों, प्रेक्षणों, वार्तालापों और दूसरे लोगों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करते हैं। अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, फोकस करने वाली। हम जो हम एक्चुअली एज ए पर्सनल, एज ए इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, हम जो व्यक्तिगत रूप से बेसिकली हैं, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उनके अकॉर्डिंग समझते हैं, या तो कुछ हमने प्रेक्षण किया है, या हमने वार्तालाप की है, या हमने दूसरों लोगों से सूचना जो ले रखी है, वही सूचना तो हमारे अंदर है, और उसी सूचना के बेसिस पे जो हमारे माइंड के अंदर फीड हो चुका है, हम उसी को आधार बना के चीज़ों को समझते हैं। राइट ना स्टूडेंट्स? तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें फीड हो चुकी हैं, और उसी के आधार पे हम किसी चीज़ को जानने समझने का प्रयास करते हैं, मतलब हमारा जो अनुभव होता है। फिर कह रहे हैं कि इस उपागम, उपागम का मतलब होता है इस क्षेत्र में, ठीक है, इस उपागम के आधार पर दूसरों को समझना उनके कारकों से प्रभावित हो सकता है। बराबर, उन्हीं के कारक से प्रभावित होगा, हमारे निर्णय को अतिरंजित कर वस्तुनिष्ठता को कम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो भी हमारे अनुभव है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो किसी व्यक्ति को जानने समझने में हेल्पफुल होते हैं, और उससे जो हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको लेकर के, मतलब वस्तुनिष्ठता है ना, वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक व्यक्ति को अगर हमें समझना है तो उसको जब हम उससे बात करते हैं तो हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं, जो हमारे पूर्व प्रेक्षण होते हैं, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं। यार ये बंदा तो अच्छा है, ये ईमानदार लग रहा है, और ये बहुत बेईमान लग रहा है ना, उसके बारे में हम तमाम बातें कह देते हैं एज ए जनरल बीइंग बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, न एज ए साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हम ऐसा सब कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए स्व उद्देश्य औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मूल्यांकन कहता है। लेकिन ये तो मैंने जो आपको बताया, ये किसके लिए मैंने बताया, जब हम जनरल असेसमेंट करते हैं, है ना, उसको जनरली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ये तो जनरल था। लेकिन अगर उसी को औपचारिक रूप से किया जाए, मतलब एक फॉर्मल तरीके से किया जाए, है ना, हम कैसे कर रहे थे, हम अनऔपचारिक रूप से कर रहे थे, इनफॉर्मल तरीके से कर रहे थे, है ना, अपने दोस्तों को, है ना, रिश्तेदारों को, या और जो है अननोन लोगों को, कहीं हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं वहाँ पर कोई हमें मिल गया, है ना, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उससे बातचीत करके हमें उसके बारे में पता लग जाता है ना, कहीं वो हमें लूटने वाला तो नहीं है, तो उसके बारे में सब चीज़ें हम समझ जाते हैं। बराबर, लेकिन जब उसी चीज़ को हम अगर क्या करें, फॉर्मल तरीके से करें, तो उसको हम कहते हैं औपचारिक। औपचारिक मतलब जो फॉर्मल बेसिस पे होता है, जो प्रॉपर जहां पर एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट व्यक्तित्व मूल्यांकन, दैट्स मीन पर्सनालिटी असेसमेंट। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, सो यहाँ पर ये कह रहे हैं मूल्यांकन का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग कुछ विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, मूल्यांकन का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है, उन प्रोसेस से है, कहने का मतलब जिनका उपयोग कुछ विशेषताओं के आधार पर लोगों के मूल्यांकन या उनके मत विभेदन के लिए किया जाता है। बराबर स्टूडेंट्स, है कि नहीं? जैसे हम लोग मूल्यांकन तो करते हैं ना, आप भी करते होंगे, होपफुली सभी लोग करते होंगे। मूल्यांकन का लक्ष्य लोगों के व्यवहार को न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम परिशुद्धता, ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को, जैसे मान लेते हैं आपका ये कोई नया फ्रेंड बन रहा है, तो इसका मूल्यांकन आप मैक्सिमम लेवल तक करने की कोशिश करेंगे, है ना, तो त्रुटि जो होगी न्यूनतम और अधिकतम परिशुद्धता के साथ समझना और उसकी भविष्यवाणी करने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन में किसी स्थिति विशेष में व्यक्ति सामान्यतया कौन सा व्यवहार करता है, कैसे करता है, हम यह समझने का प्रयास करते हैं। और उस मूल्यांकन में हम एक चीज जरूर जान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है किस स्थिति में कैसा व्यवहार कर सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, किस स्थिति में कैसा व्यवहार कर सकता है, हम उसको समझने का प्रयास कर जाते हैं, और हम उसकी भविष्यवाणी भी बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी एक एग्जाम्पल के बेस चलो समझाता हूँ, और बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के बड़े लेवल से नहीं, बहुत सिंपल लेवल से मान लेते हैं आपका एक नया फ्रेंड बना। ठीक है, आप जो भी हो, बॉय गर्ल जो भी, लेकिन आपका एक फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, अब आपका फ्रेंड बना जो नया वाला, ठीक है, आप उसका एवोल्यूशन करोगे, मतलब दैट्स मीन उसके पर्सनालिटी का आप एवोल्यूशन करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे। और जब उसका मूल्यांकन करोगे, आपको उसके मूल्यांकन से ये पता लगा यार ये बंदा जो है थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का है, दैट्स मीन थोड़ा सा जो है सिंगिंग वगैरह में, डांसिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, वो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं आप दोनों लोग साथ में किसी पार्टी में गए, ठीक है, और पार्टी में वहाँ डीजे चल रहा था।
तो आपको इस चीज का पूर्व अनुभव हो जाएगा। अब ये जो बंदा है, ये बंदा कुछ न कुछ क्या करेगा, कुछ न कुछ वहाँ कमाल करेगा। दैट्स मीन या तो वो जाके डांस करेगा, या तो कुछ न कुछ चीज़ें वो हरकत करने की कोशिश करेगा, या तो अपने व्यवहारों को थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि आपने देखो उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी, लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन यही आपका बेस एग्जांपल है, मतलब बेस अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इन्हीं की बेसिस पे अगर हम किसी व्यक्ति का जब सही से मूल्यांकन कर लेते हैं तो हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि छोटा बच्चा है, उसको देख के, उसको उसकी पर्सनालिटी को समझ करके, उसके सेंस ऑफ टॉकिंग, उसके बिहेवियर, उसके और नेचर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के बहुत आगे जाने वाला है। इस तरह से हम लोग कई बार बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक आपको पता है या साइंटिस्ट आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, और इसी वजह से वो लोग मनोवैज्ञानिक या इसी वजह से साइंटिस्ट कहलाते हैं, राइट। तो उन्होंने प्रयास किया सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत। ठीक है, सामान्यतः जो उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है उनमें से कुछ तकनीकों के बारे में, मतलब उसके अंतर्गत कुछ नहीं, उसके अंतर्गत जो आती हैं हमने उसको यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहला है मनोमितिक परीक्षण, जो है फर्स्ट नंबर पे, और इसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट इंग्लिश में। ठीक है, गूगल करेंगे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, फिलहाल मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो गूगल करने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, सो मनोमितिक परीक्षण, साइकोमेट्रिक टेस्ट। सेकेंड है आत्म प्रतिवेदन माप, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, राइट। तीसरा आपका है इसको स्टूडेंट्स प्रक्षेपीय तकनीकें से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, एंड चौथा आपका है व्यवहार परक विश्लेषण बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले आपको बता दो, जो मनोमितिक परीक्षण होता है ना, जिसे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, आपने इसको पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो। इसको आप प्रीवियसली आप रिमाइंड करोगे तो आपने इसे ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इन तकनीकों के मूल विभिन्न सैद्धांतिक उन्मुखताओं में है, इसलिए ये तकनीक जो है व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती है। कह रहे हैं कि इनका अलग अलग जो है एस्पेक्ट है, अलग अलग पहलुओं पे ये प्रकाश डालती है, उसके बेसिस पे ये जो है आपको समझाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मनोमितिक, तो मनोमितिक जो आपका होता है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका हम सभी लोग देते हैं, है ना, हम सभी लोग देते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, या कोई हम लोग किसी मैथमेटिकल रीजनिंग में जा रहे हैं, है ना, कोई मैथमेटिकल आपका टेस्ट है ना, कोई जीनियस आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से, न्यूमेरिकल रीजनिंग से, वर्बल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से, एरर चेकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन जब भी रेज होते हैं तो ये किसके होते हैं, ये आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जो मनोमितिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया मनोमितिक जो है हमने पहले भी पढ़ा है, कह रहे हैं कि परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा है ना। यहाँ हम कुछ अन्य विधियों की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। मनोमितिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर यही आएंगे। हम सब जो है जो टेस्ट देते हैं नॉर्मली, आप अगर 12th करने के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर मनोमितिक टेस्ट तो 100% रहेगा, है ना। तो इन टेस्ट को हम लोग देते हैं, राइट। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सा है आपका बताओ, मनोमिति के बाद कौन सा था, आत्म प्रतिवेदन माप से सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहते हैं, राइट। सो आत्म प्रतिवेदन माप का मतलब, यहाँ पर प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं समझाता हूँ। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन का मतलब होता है जांच पड़ताल के बाद तैयार की गई जो विवरण सूची होती है, या जो विवरण बनता है, उसे हम कहते हैं प्रतिवेदन। तो आत्म प्रतिवेदन मतलब स्वयं का प्रतिवेदन, स्वयं पे जांच, स्वयं पे समझ, है ना। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो उसको आत्म प्रतिवेदन के अंतर्गत में रखा जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है आलपोर्ट। सो आलपोर्ट ने सुझाव दिया, नाम भूलना नहीं, मैं आप सबको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डेवलप करने वाला हूँ मैं, और बहुत ही एडवांस तरह से डेवलप करूँगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी डेफिनेटली मैं पूरा करूँगा। बस
बने रहना हमारे साथ और बहुत ही अच्छे से स्टडी करना आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा है, ऑलपोर्ट ने सुझाव दिया, ऑलपोर्ट को भूलना नहीं, ये कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस कंसेप्ट को लेकर सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करने की सर्वोच्चतम विधि है, ठीक है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये किसका सुझाव है तो आपको बताना होगा ऐसे, है ना। इन्होंने सर्वोच्चतम विधि किसको बताई, और उन्होंने किसको बताई, उसके बारे में पूछना। उन्होंने बताई किसी व्यक्ति के बारे में उससे पूछना, उससे खुद से पूछना। ऐसे आप इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो आप इससे खुद पूछो कि भाई आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इसके इसके बारे में जानने की कोशिश करो, बहुत कुछ पता लग जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली पता चलेगा। इन्होंने कहा कि सर्वोच्चतम विधि है। उनका यह दृष्टिकोण है कि आत्म प्रतिवेदन मापों के उपयोग का कारण बना है। कह रहा है यह माप उचित रूप से संचालित होता है और प्रायः ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होता है जिसमें प्रयोग मतलब क्यों, कौन, जिस पर एक्चुअली हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, को किसी प्रकार, या मतलब जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, राइट, किसी प्रकार की निर्धारण मापनी पर शाब्दिक अनुक्रिया देनी होती है। इसमें क्या होता है, कुछ एक मापन बनाया जाता है, मतलब मेजरमेंट बनाया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसके अनुसार शाब्दिक शाब्दिक मतलब शब्दों की अनुक्रिया देनी देनी होती है। मतलब दैट्स मीन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चनेयर बनाया जाएगा, है ना, प्रश्न सूची बनाई जाएगी, उसके बेसिस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस विधि में प्रयोज्य को विभिन्न कथनों के संदर्भ में अपनी भावनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिवेदन देना अपेक्षित होता है। मतलब ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो प्रयोज्य है, मतलब जिसका परीक्षण किया जा रहा है, वो कुछ उसके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन रखे जाएंगे और उनको टिक 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 करेगा, उनको मार्क करेगा, चेक करेगा, है ना, अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करेगा। राइट स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी लेटेस्ट में अभी जो हमारा ये न्यूज़ चल रही है, रिया चक्रवर्ती वाला, आपने सुना होगा, ठीक है, वो एसएसआर के जो केस में, मर्डर केस में। सो अभी रिया की बेसिकली जो है सीबीआई उसकी क्वेरीज चल रही है, तो वहाँ भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। कंप्लीटली वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, स्टडी की जाती है स्टूडेंट, तो साइकोलॉजी बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है। कह रहा है इन अनुक्रियाओं को उनके मूल रूप, राइट, मतलब अंकित मूल्य में स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब जो भी आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट, मतलब मार्क कर लिया जाएगा, और इन अनुक्रियाओं को मात्रात्मक रूप में अंक दिए जाते हैं, फिर उसको भी वैल्यू दी जाती है कि आपने कितने 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 इसको मार्क्स मिले हैं, और परीक्षण के लिए विकसित मानकों के आधार पर उनकी व्याख्या फिर की जाती है, और फिर उस व्यक्ति के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और समझाते हैं या समझते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। कुछ प्रसिद्ध आत्म प्रतिवेदन माप का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। तो आपको बताऊं, ये जो प्रतिवेदन, जो आत्म प्रतिवेदन के जो माप हैं, ये बहुत सारे हैं, और उनमें से हम स्टेप बाय स्टेप का अब स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला अपने को मिलता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। राइट, क्या कहते हैं इसको, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, से MMPI कहते हैं। दैट्स मीन मिनेसोटा मल्टी डायमेंशनल बेसिकली पर्सनालिटी इंडेक्स कह सकते हैं। राइट, ओके, सो इस तरह से आपका MMPI स्टूडेंट्स बनता है। राइट, सो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से फोकस कर लो। MMPI क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, सो यहाँ पर देखोगे MMPI बेसिकली क्या होता है, कह रहा है यह सूची एक परीक्षण के रूप में व्यक्तित्व मूल्यांकन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह सूची कैसे, व्यक्तित्व के मूल्यांकन में बहुत ही व्यापक, मतलब बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, और इसको डेवलप किसने किया, हाथवे एवं मैकिनली। राइट, इन दोनों ने बेसिकली डेवलप किया, और इन्होंने किस लिए डेवलप किया ये समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि हाथवे एंड मैकिनली जो है ने मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक सहायक उपकरण के रूप में विकास किया था। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में देखो पूछा जाएगा, और आप लोग बने रहिएगा, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत जल्द ले आऊंगा जैसे मैं फ्री होऊंगा, ठीक है। तो आप सबके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही एडवांस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे, तो डोंट वरी, बस आपको स्टडी अच्छे से करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मैं बताता चलता हूँ कि कहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, किंतु यह परीक्षण विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने के लिए अत्यंत प्रभावी पाया गया। लेकिन यह परीक्षण जो है मनोरोग के निदान के लिए तो बनाया गया था, लेकिन उसके अलावा ये और भी बहुत सारे मनोविकारों की पहचान करने के लिए प्रभावी पाया गया। राइट स्टूडेंट्स, सो इसका परिशोधित मतलब इसका अमेंडेड जो है, इसमें सुधार करके जो MMPI है उसके अंदर सुधार करके एक आपका नया दूसरा बनाया गया जिसको कहा गया MMPI-2। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, MMPI-2 के बारे में पूछा जाएगा, या
MMPI के बारे में डायरेक्टली पूछा सकता है। तो एक सेकंड में लिख दूं, MMPI 2, ये क्या है, इसका परिशोधित रूप है, दैट्स मीन अमेंडेड फॉर्म है इसकी, किसकी, MMPI की। कह रहा है कि रूप में उपलब्ध है इस टाइम प्रेजेंटली, और इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है 567 कथन है। कितने स्टेटमेंट है स्टूडेंट, 567, 567 कथन है। प्रयोज्य को अपने लिए प्रत्येक कथन के सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय लेना होता है। समझ जाइए, अपने लिए ये जो 567 कथन है उसमें जो है सही या गलत निर्णय लेना होता है। यह परीक्षण 10 उप मापनियों में विभाजित है, मतलब उसके सब जो है आपके और उसमें डिविजन्स है। जो स्वकाय दुश्चिंता रोग, दैट्स मीन जो सेल्फ आपको टेंशन्स वगैरह हो जाती हैं, अवसाद, हिस्टीरिया, ये कुछ आपकी बीमारियां हैं, कुछ मानसिक बीमारियां, हिस्टीरिया वगैरह में दिमागी संतुलन नहीं रहता, एक तरह सनक रहती है। मनोविकृति हो गया है ना, विषमान्य पुरुष स्त्रीत्व, व्यामोह या मनोदौर्बल्य, मनोविदिलता, उन्माद, ठीक है, ये तमाम जो है कुछ आपके मनोविकार हैं। ये सामाजिक अंतर्मुखता के निदान के लिए प्रयत्न करता है। मतलब ये जो आपका बेसिकली टेस्ट है, इस टेस्ट के बेसिस पे हम इन सब चीज़ों को जान सकते हैं, राइट। सो भारत में मलिक एवं जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय, राइट, बहुपक्षी मतलब मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व सूची उन्होंने बनाई। तो अब इनका नाम मत भूलना कि ये दोबारा से एमसीक्यू की क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है ये, कि भारत में कौन, मलिक एवं जोशी ने जोधपुर में बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची से हमने कहा जेएमपी। तो आपसे पूछेगा जेएमपी को डेवलप किसने किया, तो मलिक एंड जोशी आपके ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए, राइट। या आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैंने आप सबके लिए देखो ये लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये MMPI 2 टेस्ट, जो कि आपका संशोधित रूप है, मतलब इसके अंदर रिफॉर्म करके इसको बनाया गया। एंड इट हैज़ टोटल इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, दैट्स मीन कि इसके अंदर 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स। तो आपका नेक्स्ट आता है आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, इसे हम EPQ कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, EPQ, राइट, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। ओके, दैट्स मीन EPQ मतलब आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। ओके, आइजेंक द्वारा विकसित इस परीक्षण ने आरंभ में व्यक्तित्व के 2 आयामों, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इसे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, राइट। सो ध्यान समझिएगा, एक सेकेंड है, सो ध्यान से आपको समझना है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये जो आइजेंक है जिसे EPQ कहा गया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली अपना जो प्रयास किया, इन्होंने आइजेंक द्वारा विकसित इस परीक्षण ने आरंभ में व्यक्तित्व के 2 आयामों, मतलब 2 एस्पेक्ट को लेके इन्होंने बात की। पहला है कौन सा, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सेकंड है सांवेगिक स्थिरता, दैट्स मीन इमोशनल स्टेबिलिटी से कहते हैं, मतलब मानसिक रूप से बहुत स्टेबल हो आप, स्थिर हो, और अस्थिरता और अनस्टेबल। तो ये इन्होंने 2 बेसिकली एस्पेक्ट पे, 2 पहलुओं पे इन्होंने बात की, का मूल्यांकन किया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इन्होंने इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जो आपस में एंटी है ना, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, मतलब अंदर अंदर अपने अपने में रहते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्जन होते हैं जो बहुत क्या कहते हैं आउट गोइंग होते हैं, दैट्स मीन वो बाहर जाना पसंद करते हैं, वो बाहर के लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना जुलना, इस तरह से। और जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो थोड़े से अपने अंदर अंदर में ही होते हैं, वो ज़्यादातर उनका खुद को लेकर इन्वॉल्वमेंट होता है, थोड़े वो स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं, थोड़े मेडिटेटिव होते हैं, मतलब वो शोध काम में किसी में लगे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते वो लोग, ठीक है। इसे कहा जाता है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन। तो इंट्रोवर्जन का मतलब मैंने बताया, मैंने जो थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्जन जो थोड़े आउट गोइंग होते हैं। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड ऐसा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता देश दुनिया में क्या हो रहा है, अनस्टेबल है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उसको, पड़ोस में क्या हो गया या कोई क्या बात हो गई, उसको टेंशन नहीं, बिल्कुल स्टेबल है, वो स्थिर रहता है। और एक आपका ऐसा फ्रेंड है जिसको अगर मान लेते हैं कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ अपने देश में ही हो गया या पास पड़ोस में हो गया या फैमिली में हो गया, तो बहुत अनस्टेबल है इमोशनली, तो बड़ा परेशान सा हो जाता है और बहुत भावनात्मक रूप से पीड़ित हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी इस पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत बातें बनेगी, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप लोग का जो टाइम भी ज़्यादा ना लगे और
डेफिनेटली आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छी क्लास आपको मिल सके, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आप सच में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी हो जाती है स्टूडेंट, बिकॉज समझ सकते हो एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगेगा, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया था, किसने, आइजेंक ने, का मूल्यांकन किया 32 व्यक्तित्व विशेषक इन आयामों की विशेषता के रूप में बताए गए हैं। कितने, 32, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलना नहीं। बाद में चल करके आइजेंक ने एक तीसरा आयाम, जिसे हम मनस्तापिता, इसे हम साइकोटिज्म कहते हैं, परीक्षण में जोड़ा। तो ये आपके लिए एक रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब शुरू शुरू में इन्होंने 2 पे बात की थी, बाद में मनस्तापिता, जिसे हम क्या कहेंगे, साइकोटिज्म, बाद में उन्होंने ऐड किया। तो ये आपके लिए एक नई बात हो गई, मतलब एडेड, ठीक है। यह मनोविकारों से संबंधित है, और जो साइकोटिज्म है बेसिकली ये किससे संबंधित, देखो उसके बारे में बता रहे हैं, कह रहा है यह मनोविकारों से संबंधित है। जो मन के विकार होते हैं, जो दूसरों के लिए भावनाओं में कमी रखते हैं, है ना। जो साइकोटिज्म वाले हो लोग होते हैं, वो उनके लिए दूसरा बंदा कुछ नहीं, बेकार है, उनको लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोगों के साथ अंतःक्रिया करने का कठोर तरीका, और उनका अगर लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं तो बहुत कठोर तरीका होता है, कोई सही तरीका नहीं होता। सामाजिक परंपराओं की अवज्ञा करना, मतलब सामाजिक जो परंपराएं हैं उसको नहीं मानना, या उसको मतलब वैल्यू न देना, करने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस आयाम पर उच्च अंक जिस भी व्यक्ति को मिलता है, इस आयाम पर, किस पर, साइकोटिज्म पे, जिसको ज़्यादा उच्च नंबर मिलता है, उच्च अंक मिलता है, वाले व्यक्ति आक्रामक होते हैं। कैसे होते हैं, देखो उसका, देखो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कैसे होते हैं ऐसे लोग, आक्रामक होते हैं, जल्दी से गुस्सा कर जाएंगे, है ना, अहम केंद्रिक होंगे, मतलब स्वयं को ही समझेंगे, समाज विरोधी हो सकते हैं या होते हैं। इस परीक्षण का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया स्टूडेंट, किसका, आइजेंक का, ठीक है, इनकी जो क्वेश्चनेयर थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल इसे स्किप नहीं करोगे, टोटल फोकस आपको यहां लगाना है, ठीक है। देखो अब ये क्या है, कह रहा है यह परीक्षण कैटेल, कौन थे स्टूडेंट्स, कैटेल, कैटेल के द्वारा विकसित किया गया। यह परीक्षण किसने विकसित किया, कैटेल के द्वारा विकसित किया गया है। अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए कारकों के एक बृहद समुच्चय को पहचान की, और बाद में मूल व्यक्तित्व संरचना के पहचान के लिए कारक विशिष्ट का उपयोग किया। किसने, कैटेल ने। इनका नाम बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। और इस सांख्यिकी तकनीक के बारे में बाद में सीखेंगे, राइट, इसके बारे में हम लोग बाद में और स्टडी करेंगे। इस परीक्षण में घोषणात्मक कथन दिए जाते हैं, और इस तरह का जो परीक्षण होता है इसके अंदर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट वाले कथन आपको दिए जाते हैं, जो प्रयोज्य मतलब जिसके ऊपर बेसिकली टेस्ट किया जाना है, उससे पूछे जाएंगे। विशिष्ट स्थिति के प्रति दिए गए विकल्पों के समुच्चय में से एक विकल्प का चयन कर अनुक्रिया देता है, मतलब वो अपना रिस्पांस कैसे देता है, अपना जवाब कैसे देता है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और उन ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करके अपनी अनुक्रिया देगा। इस परीक्षण का उपयोग उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं वयस्कों के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है बेसिकली कहाँ किया जाता है, हायर स्टडीज़ में, जो एजुकेशन सेंटर में भी, सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। यह परीक्षण व्यावसायिक, मतलब बिजनेस में, है ना, और जो है निर्देशन, किसी को डायरेक्ट करना है वहाँ पर, या आपका व्यावसायिक अन्वेषण हो गया, कोई कुछ नई चीज़ों के बारे में जानना है ना, मतलब एक तरह से एक्सप्लोरेशन हो गया वहाँ पर, एवं व्यावसायिक परीक्षण में अत्यंत उपयोगी पाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा, 16 कारक सिद्धांत, 16 जो है आपका पर्सनालिटी क्वेश्चनर इंडेक्स जो होती है उसको लेकर के। कुछ लोकप्रिय परीक्षण के अतिरिक्त जो आत्म प्रतिवेदन तकनीक का उपयोग करते हैं उनका वर्णन ऊपर किया गया है, किया जा चुका है। जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट थे उसका ऊपर हमने पढ़ा ही है फिलहाल बेसिकली, लेकिन अब हम नीचे और कुछ देखेंगे। कह रहा है कुछ दूसरे परीक्षण भी हैं जो व्यक्तित्व के विशिष्ट आयामों जैसे सत्तावाद, नियंत्रण स्थान, आशावाद इत्यादि का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो बाकी और भी हैं, तो वो दूसरे पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो दूसरे आपके परीक्षण के तरीके हैं। आगे मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करने पर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कह रहे हैं कि आगे जैसे आप जाओगे तो डेफिनेटली इसके बारे में और आपको चीज़ें क्लैरिफिकेशन में आएगी। आत्म प्रतिवेदन में अनेक समस्याएं या न्यूनताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको
कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग आत्म प्रतिवेदन जो हमने देखा ना, मतलब सेल्फ रिपोर्ट एक तरह से होती है, जिसके अंदर हम अपने बारे में जानते हैं, या अलग अलग क्वेश्चनर मतलब जो है प्रश्नावली के माध्यम से हम अपने बारे में जानते हैं, या हमारे ऊपर परीक्षण किया जाता है। इसके अंदर कुछ जो है ना सामाजिक वांछनीयता होती है, सोशल डिजायरेबिलिटीज कहते हैं होती है। उनमें से एक है, ठीक है, उत्तर दाता में सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तरीके से ही एकांश के प्रति अनुक्रिया देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये कह रहे हैं उनमें से पहला ये है कि जो उत्तरदेता होता है या उत्तरदाता जो होता है, जैसे मान लेते हैं आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और आपके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है आपके व्यक्तित्व की, आपके पर्सनालिटी का, तो आप जो है ना, आप थोड़ा सा ना आप अपने समाज के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से बताओगे नहीं, थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका जो टेस्ट है वो पूरी तरह से 100% करेक्ट नहीं होगा। दूसरी समस्या कह रहे हैं अनुमनन। अनुमनन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को बेसिकली जानना समझना एक तरह से, ठीक है। कह रहा है अनुमनन प्रयोज्य में प्रवृत्ति यह भी पाई जाती है कि वह एकांशों अथवा प्रश्नों की विषय वस्तु से निरपेक्ष होकर के उनसे सहमत हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो विषय वस्तु होती है उससे अलग हट करके वो सहमत हो जाता है, मतलब अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। कह रहा है यह प्रायः देखा जा सकता है कि प्रयोज्य मतलब जो आपका बेसिकली जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जिस पे कर रहे हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब जिस पे आप बेसिकली जिसका आप इवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसका आप जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, एकांशों के प्रति हाँ की अनुक्रिया देता है, मतलब वो लगभग हाँ की अनुक्रिया देता है, दैट्स मीन कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। इस प्रवृत्ति से व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विश्वसनीयता जो होती है वो बेसिकली कम हो जाती है, राइट स्टूडेंट्स। बिकॉज अब भाई अगर आपसे ही कोई अगर पूछेगा आपकी मन की बातें और आपको लगेगा वो थोड़ा सा नेगेटिव बात पूछ रहा हूँ मैं या सामने वाला पूछ रहा है, तो आप अगर ऐसा नहीं करते तब भी आप बोलोगे जैसे कि नहीं नहीं मैं तो सर ऐसे नहीं हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, आप ऐसे रिस्पॉन्स करोगे, राइट। लेकिन आपको पता है आप मन में क्या हो, तो ये तो आपने समाज के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, राइट स्टूडेंट्स, बराबर ना, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने ये देखा है कि इस तरह से जो इवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है और उसके जो तरीके हैं उसमें विश्वसनीयता जो होती है, जो बिलीफ जो है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ और तरीके भी ढूंढने चाहिए। कह रहा है यहाँ इस चरण पर आवश्यक है कि एक सावधानी के प्रति आपका ध्यान आकर्षित किया जाए, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है इस चीज़ को थोड़ा कॉशियसली समझें और याद रखें कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और व्यक्तित्व की समझ के लिए उच्च स्तरीय कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर सावधानी से ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, किसी के मन को समझने के प्रयास कर रहे हैं, किसी के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं या उस पर टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उच्च स्तरीय आपके अंदर कौशल और प्रशिक्षण होना अति आवश्यक है। तो बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, परफेक्ट बात है कि आपके अंदर वो चीज़ तो होनी चाहिए, राइट। जब तक आप किसी विशेषज्ञ के सचेत पर्यवेक्षण में इष्टतम स्तर पर इन कौशलों को अर्जित न कर ले, कह रहे हैं कि जब तक आप किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत अगर इन कौशल को नहीं अर्जित करते, तब तक अपने मित्रों या किसी के जो है बेसिकली मन को या जो है उस पर किसी प्रकार का परीक्षण आप नहीं करोगे, ठीक है ना स्टूडेंट। ये जोखिम होगा आपके लिए, मतलब ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना आता है, देखो अभी तक हमने जो विधि देखी है किसमें थी स्टूडेंट्स, ये सब हमारी जो विधि थी बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट के लेके थी। किसको लेके थी स्टूडेंट, आत्म प्रतिवेदन, ठीक है, इसको लेके थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जहां पर ये फेल हो जाती है, तो वहां पर अगली जो विधि आती है दैट इज कॉल्ड प्रक्षेप तकनीकी, राइट। कौन सा मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रक्षेप तकनीक, राइट। सो हम इसको अब देखेंगे। कह रहा है अब तक व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जिन तकनीकों का वर्णन किया गया है वे सब प्रत्यक्ष तकनीकें हैं। प्रत्यक्ष मतलब समझते हो, डायरेक्ट, राइट। जैसे मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि यस स्टूडेंट्स बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपको जीवन में करना क्या है, या आपका पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता, तो आप बोलोगे यार सर पूछ रहे हैं, सर से पहली बार मिल रहे हैं, तो सर से हम झूठी झूठ बोल देते हैं, कौन सा मुझे जानते हैं ये। तो आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन क्या करोगे, गलत दे दोगे, है ना। तो इससे ये आपने गलत ऐसे दिया बिकॉज आप समाज
के अकॉर्डिंग से होता है ना कि क्लास में लोग होते हैं और हमें नहीं पता होता या हम उस चीज़ के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं सभी उस जो है क्लास ग्रुप में बोलते हैं यस सर, मतलब सब लोग उसके उसके प्रति हाँ बोलते हैं। मतलब कोई अगर सर्टन टॉपिक है, उस टॉपिक के प्रति सभी लोग हाँ बोलते हैं, जबकि उसको लेकर के काफ़ी काफ़ी लोग अपोज भी कर रहे होते हैं, राइट। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको वोट करने को दिया जाए, है ना, इसी वजह से वोटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया स्टूडेंट, इसी वजह से, है ना, कि ताकि बैक साइड में जाकर आप किसको वोट दे रहे हो किसी को पता ना चले, राइट। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष तकनीकी थी। अभी तक हमने ऊपर जितने पढ़े हैं, कह रहा है जिनमें व्यक्ति के सीधे उसके बारे में सूचना प्राप्त करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है, मतलब वो जानता है बंदा, राइट, वो बंदा जानता है कि मेरा इलाज चल रहा है, मतलब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या मेरा परीक्षण हो रहा है, कि उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा रहा है। बताओ, उसकी अगर उसको पता है तो डेफिनेटली वो तो झूठ बोलेगा ही, है कि नहीं। इतना कौन धर्मात्मा है जो सही से बताएगा, है ना। तो ये चीज़ तो यहाँ तो मिस्टेक इसकी हो गई। तो इसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसके अंदर इस कमी को दूर करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक लाए? हम लाए हैं यहाँ पर प्रक्षेप तकनीक, जिसे कहेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक, राइट। कह रहा है इन स्थितियों को लोग प्राय आत्मचेतन का अनुभव करते हैं और अपने निजी या अंतरंग भावनाओं, विचारों और प्रेरणाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। बराबर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हिचकिचाते हैं तो हम भी हिचकिचाते हैं, बराबर। कह रहा है वे जब भी ऐसा करते हैं तो प्राय सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तरीके के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पापा ने, आपके फादर ने आपसे बुला के पूछा कि बताओ मेरे लाडले, आप शादी कैसे करोगे, मतलब लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट लव मैरिज में हो, लेकिन आप पापा के सामने बड़े लाडले दुलारे बनने की वजह से आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं पापा, आप जिससे भी करोगे ना मैं उससे ही कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, मतलब मैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ या करती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपने देखो झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? बिकॉज आपने समाज अपना देखा। अगर यही आपका समाज नहीं रहा होता, आप थोड़े से फ्रैंकली फैमिली में जन्म लिए होते जहाँ पर कोई मान मर्यादा नहीं है, जिस तरह से बॉलीवुड में कचरा है, उस तरह से अगर आप फैमिली में होते तो डेफिनेटली आप उतना भी ध्यान नहीं देते, आप पता नहीं क्या बोल जाते, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके वजह से हमने एक नई टेक्निक का डेवलपमेंट किया है जिसे हम कहते हैं प्रक्षेप तकनीक, राइट। हम इसको लेके कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अचेतन, अचेतन मतलब जिसको चेत ही नहीं है, बराबर ना स्टूडेंट्स। अचेतन मतलब जिसको चेत ही नहीं है, वो कर क्या रहा है? ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट। और ये जितने सारे पॉइंट है ना, सब डिस्कशन वाले पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, सब मतलब अच्छे पॉइंट है, इस पर बढ़िया डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन इतना टाइम नहीं, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, राइट। सो कह रहे हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग, मतलब अधिकतम लोग, खासकर जो है हमने गाँव में देखा है, मतलब शहरों में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस गांव शहर में बस एजुकेशन जहाँ नहीं रहेगी वहाँ समस्या होगी। एजुकेशन सही तरीके से, डिग्री वाली एजुकेशन नहीं कि बस पढ़ लिख लिए और डिग्री मिल गई हमारे इनको जो है साहब को, और इनको मतलब ज्ञान एक पैसे का नहीं है। आप लोग, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे डिग्री लेके बैठे रहेंगे, कोसते रहेंगे, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस डिग्री का उनको बिल्कुल भी अर्थ नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता, उस पूरे साल उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए था उसको नहीं किया, बस डिग्री लेने से काम थोड़ी चलता है यार, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको समझा रहे हैं वही कि अचेतन भाग हमारे इस पूरे समुदाय में हमने देखा है कि जो अचेतन रूप से लोग अब मतलब बेसिकली काम करते हैं, दैट्स मीन उनको चेतना नहीं है, वो जैसा चल रहा है एक रूटीन में होता है ना कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे, उनको पता नहीं क्या है जीवन में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर एक उनका डायरेक्शन नहीं होता। आप सब समझ नहीं रहे मेरी बात को, तो मैं आपको समझाता हूँ इसको सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि एक घोड़ा है, आप घोड़े के ऊपर बैठ गए, ठीक है, और घोड़े के ऊपर बैठ के आप कुछ सवारी करके चल रहे हो। तो अचेतन का मतलब होता है कि घोड़ा मनमानी चाहे जहाँ जा रहा है आप चले जा रहे हो, मतलब मस्त हवा आ रही है, कभी घोड़ा अच्छी जगह से जा रहा है, कभी बुरी जगह जा रहा है, आप घोड़े पे बैठे हो, आप जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, इसे कहेंगे अचेतन। लेकिन आप घोड़े में आपने लगाम लगाई, ठीक है, और चाबुक रखा और अपने दिशा के अकॉर्डिंग जब लेके चलना शुरू किया तो उसे कहेंगे चेतन। मतलब आपने अब चेतना पूर्वक काम कर रहे हो। समझ तो अब गए होंगे समझ, बराबर। तो यहाँ पर वही चीज़, और अपने अपने खासकर सोसाइटी में ये चीज़ हमने भी देखी है
कि खास ज़्यादातर लोग घोड़े पे बैठ जाते हैं और घोड़ा जहाँ जाता है जाते रहते हैं। अब असली वाले घोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मन रूपी घोड़े की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे आप लोग। तो कह रहे हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन के प्रत्यक्ष विधियों द्वारा हमारे व्यवहार के अचेतन पक्ष को उद्घाटित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये विधि जो है बेसिकली, अब जो विधि आ रही है मतलब प्रक्षेप विधि, व्यक्ति के व्यक्तित्व का वास्तविक वर्णन करने में असफल हो जाती है। मतलब पहले की जो विधि है वो असफल हो जाती है। मूल्यांकन के अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसे इवैल्यूएशन टेक्निक को लेके आए हैं, मूल्यांकन की विधि को लेके आए हैं जो अप्रत्यक्ष हो, दैट्स मीन जो इनडायरेक्ट हो। प्रक्षेप तकनीकी का विकास अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है, ठीक है। आपके इमोशंस को जानने के लिए ऐसी कुछ तकनीकें बनाई गई, उनमें से एक है प्रक्षेप तकनीकी बराबर। ये तकनीक इस अभिग्रह पर आधारित है, कह रहे इस बेस पे आधारित है कि कम संचरित अथवा असंचरित उद्दीपक अथवा स्थिति व्यक्ति को अपनी भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को उस स्थिति पर प्रक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि आप चाहे वो जिस भी स्तर में हो, लेकिन आप आपकी जैसी भावना होगी आप वहाँ पर पहुँच जाओगे ही, उससे वो लोग चेक कर लेंगे बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कब तक, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है और उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, कोई बच्चा है उसको चॉकलेट बहुत पसंद है और उस बच्चे को पता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है तो वो बच्चा कब तक रोक पाएगा अपने मन को। एक बार दिखाएगी चॉकलेट हो सकता है रोक कंट्रोल कर ले, दूसरी बार दिखाएगी कंट्रोल कर ले, तीसरी बार उसको अलग अलग तरह की चॉकलेट दिखाई जाएगी, एक बार तो उसका मन आ ही जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो टेस्ट किया जा रहा है तो वो कुछ इसी तरह से है कि वहाँ पर आपका जो बेसिकली व्यवहार है या आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, उससे बेसिकली वो परखना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना स्टूडेंट, उनका भी इस तरह से असेसमेंट किया जाता है। जो मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े इन द सेंस बड़े नहीं, मास्टरमाइंड वाले, उनका भी असेसमेंट इस तरह से किया जाता है, फिर समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है स्टूडेंट। तो कह रहे हैं उद्दीपक जैसे कि आपका जैसे शब्द हो गया या मिस लक्ष्य या स्याही डब्बा के साथ अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, को अपने सहचर्यों को बताने, मतलब उनके जो एस्पेक्ट होंगे उसको बताने और कुछ के चित्रों को देखकर कहानी लिखनी, इस तरह से होती है। तो कुछ ऐसे टेस्ट्स भी होते हैं, ऐसे आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस में सीरियस में एग्जाम उसमें होता है ना, तो उसमें आपका जो सर्टन आपका कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कुछ इमेजेस दिखा करके आपको इसको उस पर स्टोरी राइट करनी होती है। मतलब आपको कुछ इमेज दिखाया जाएगा और उस इमेज के बेसिस पे उस टेस्ट में आपको स्टोरी लिखनी होगी या आपके व्यूज़ देने होंगे या उस पर समरी देनी होगी। तो वहाँ से भी इस तरह से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग क्या कहते हैं तरीके के टेस्ट होते हैं। तो ये आपका एक इनडायरेक्ट तरीका है जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कह रहे हैं यद्यपि यह तकनीक इन तकनीकों में प्रयुक्त उद्दीपकों और अनुक्रियाओं, उद्दीपक मतलब क्या कि जिससे आप एक्टिवेट हो रहे हो, जैसे मैंने बच्चे चॉकलेट का एग्जांपल दिखाया ना, चॉकलेट क्या है, उद्दीपक है, इससे बच्चा एक्टिवेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग अनुक्रिया करेगा कि प्राप्ति में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी इन सभी में अधोलिखित विशेषता समान रूप से पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं इनके में जो कुछ विशेषता है वो नीचे आपको दे रखी हैं, इनके अकॉर्डिंग विशेषता ये पाई जाती है। तो पहला कौन सा है बताओ? फर्स्ट आपका है उद्दीपक सापेक्ष रूप से, मतलब जो उद्दीपक है बेसिकली सापेक्ष मतलब डायरेक्टली जो है रूप से अथवा पूर्णतः असंचरित और अनुपयुक्त ढंग से परिभाषित होते हैं, ठीक है। जो उद्दीपक होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब बच्चे को चॉकलेट दी जा रही है तो वो चॉकलेट के रैप में नहीं है, हो सकता है वो अलग रैप में हो, मतलब वो बेसिकली चॉकलेट का रैप में नहीं है, वो हो सकता है नमकीन के रैप में हो। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से उसका उद्दीपक को सापेक्ष रूप से अथवा पूर्ण असंचित अनुपयुक्त ढंग से परिभाषित होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं, बराबर वो क्लियर नहीं होते हैं। समझ रहे से रीजनिंग होती है ना कुछ उस तरह से। ओके, सो नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिन व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है उसे साधारणतः मूल्यांकन के उद्देश्य अंक प्रदान करने की विधि के बारे में कुछ पता नहीं होता, बारे में नहीं बताया जाता, बराबर। ऐसे किसी बच्चे को अगर चेक करना है तो उसको बताया नहीं जाएगा कि आप इस तरह से मतलब हम आपके साथ करने वाले हैं, उसको उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, बराबर। उसके फिर उसकी हम स्टडी कर लेंगे। कह रहा है व्यक्ति को यह सूचना दे दी जाती है कि कोई भी अनुक्रिया सही या गलत नहीं होती।
अब व्यक्ति को ये भी बता दिया जाता है कि कुछ भी गलत नहीं है, जो आपकी मर्जी है वो करो, चाहे चॉकलेट खाओ, चाहे जो है नमकीन खाओ, चाहे जो है आप जो भी खाओ वो सब अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वहीं वहीं जाएगा, है ना, जब उसको आपने बता दिया कि नहीं सब कुछ सही है, ठीक है, चाहे पढ़ाई करो वो भी सही है, नहीं पढ़ाई करो वो भी सही है, तो अब बच्चे का मन है क्या करना चाहता है, बराबर। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट्स। अभी इस पर सब ये जितने पॉइंट्स हैं ना सब डिस्कशन वाले पॉइंट है, लंबा डिस्कशन जा सकता है इस पर अगर हम आपको एलोबरेशन अगर हम प्रोवाइड करें तो, मतलब एलोबरेटिव स्टडी करवाए तो, लेकिन हमें समय का भी ध्यान देना है, बराबर। सो प्रत्येक अनुक्रिया व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पक्ष को प्रकट करने वाली समझी जाती है, बराबर स्टूडेंट्स, दैट्स बीन फाइन स्टूडेंट्स। सो अब अंक प्रदान करना और अंक प्रदान करना और व्याख्या करना लंबा अधिक समय लेने वाला है, ठीक है, और कभी कभी आत्मनिष्ठ होता है ना। प्रक्षेप तकनीकी मनोमितिक परीक्षण से अनेक प्रकार के भिन्न होते हैं, मतलब ये आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं। वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रक्षेप तकनीकों में अंक प्रदान नहीं किया जाता। जैसे ऑब्जेक्टिव वाला था ना मतलब हमने जो ऊपर पढ़ा था उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे ये नहीं होता, इसमें तरीके अलग अलग होते हैं, है ना, जिसके लिए कठिन परीक्षण अपेक्षित होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपका अलग तरीका है। आगे कुछ प्रसिद्ध प्रक्षेपक तकनीकों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है, तो हम आगे कुछ तकनीकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली तकनीक जिसको हम आज की क्लास में लास्ट इसको लेने वाले हैं, जो आपका है रोरशा मसीलक्ष्म परीक्षण, राइट, रोरशा मसीलक्ष्म परीक्षण। ये थोड़े इनके नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो आपने देखा कि ये सबसे पहला परीक्षण है जो बहुत ही फेमस रहा है, रोरशा मसीलक्ष्म का परीक्षण, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पर हरमन रोरशा जो है के द्वारा विकसित किया गया ये परीक्षण, कह रहा है इस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्म या स्याही धब्बे होते हैं। दैट्स मीन क्या, मसीलक्ष्म का मतलब क्या, स्याही के धब्बे ऐसे किसी A4 साइज के उसमें जो है पेपर पे उस स्याही के धब्बे ऐसे जगह जगह डाल देंगे। तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ इसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में। तो उस स्याही के धब्बे आपके डाल दिए जाएंगे, उनमें से 5 काली सफ़ेद अलग अलग रंग के इस तरह से होंगे, ठीक है। यहाँ पर बताया है, कह रहा है 2 कुछ अलग स्याही के साथ होंगे, बाकी 3 पेस्टल मतलब अलग रंग के होंगे। धब्बे एक विशिष्ट आकृति आकार के साथ समिति का मतलब सिमेट्री समझते हो ना, सिमेट्री का मतलब कहने मतलब ये हो गया जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हाफ जो है बेसिकली, एक सेकेंड, हाफ अगर मैं यहाँ से लाइन डालूं तो यहाँ से हाफ पोर्शन ये वाला पोर्शन, हाफ ये वाला पोर्शन, अगर मैं इस पेज को मोड़ूं तो यहाँ से बिल्कुल एक मतलब प्रॉपर फोल्ड हो जाएगा, बराबर। उसे कहते हैं सममिति, सिमेट्री। समझ रहे हो ना, इसमें बेसिक क्लास में आपने पढ़ा होगा। कह रहा है सममिति रूप में दिए गए हैं, कह रहा है प्रत्येक डब्बा 7x10 क्रॉस मतलब 7x10 के आकार का एक सफ़ेद कार्ड के रूप में उसमें छाप दिया जाएगा, उस डब्बे को स्पॉट किया जाएगा और इस तरह से उसको फोल्ड किया जाएगा बीच में से, और उसके बेसिस पे कुछ आकृति बनेगी, और वो जो आकृति बनेगी ये इस प्रकार से, आप फाइनली आप इसको देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ आकृति बन गई। ये स्याही के धब्बे स्टूडेंट जो हमें अभी अजीब सी लग रहे हैं कुछ, अब इसमें आप पता नहीं क्या क्या समझ सकते हो। इसे अगर आप ऑब्जर्वेशन करो तो आपको पता नहीं, कहीं कुत्ता दिखेगा, कहीं बिल्ली दिखेगी, कहीं आपसे हो सकता है आपको लायन दिखे, कहीं कुछ अलग अलग आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग इमेजेस दिखाई सकते हैं, या आपको हो सकता है बॉडी का कोई पार्ट दिखाई दे रहा हो इसके अंदर। तो इसके अंदर आपकी जो साइकोलॉजी है, अब उन्होंने पैटर्न सेट किया होता है, मतलब वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोविज्ञान होते हैं ना, उनको अपने अकॉर्डिंग वो सेट करते हैं, है ना, कि अगर ये बंदा बोल रहा है या उसको ये दिख रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार से है, वो उसके बेसिस पे स्टडी कर लेते हैं। बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्वेशन करो तो पता नहीं क्या क्या आपको दिखेगा, राइट। अब आप लोग इसको तसल्ली से देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या दिखा और आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो स्टूडेंट्स, और वीडियो को आपकी इच्छा के अनुरूप लाइक जरूर किया करो। अगर कहीं कमी हो तो वो भी बताया करो, ठीक है। तो मैं अपनी कमी को हमेशा सुधारने के लिए तत्पर रहना चाहूँगा। तो यहाँ पर आज की ये जो रोस्टर्स मसीलक्ष्म परीक्षण जो है, इसे हरमन रोस्टर्स एक्सपेरिमेंट कहेंगे यार, ऑब्जर्वेशन कहेंगे, ये आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ पर एक क्लियर मैंने थोड़ा सा लाइट कलरफुल पिक्चर्स मैंने आपको दी है। तो ये आपका सेम देखो अलग अलग स्पॉट्स बनाए गए हैं, स्याही के धब्बे। अब इसको आप क्या समझना चाहो, इसको आप बहुत कुछ समझ सकते हो, कहीं बिच्छू समझ सकते हो, कहीं अलग जानवर समझ सकते हो, या बॉडी का सर्टन पार्ट समझ सकते हो, पता नहीं क्या समझ सकते हो, ठीक है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो आज की क्लास हम यही स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई है। हमारी क्लास थोड़ी लेंदी होती है। अब लास्ट जो है
नेक्स्ट कुछ परीक्षण आपके रह गए हैं, इसको हम करके मतलब आपके 2-3 पेजेस है जो अगली क्लास में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास होगी मतलब वीडियो नंबर जो 10 आएगी उसमें 100% आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब के लिए जो है एक अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए, और जो बहुत ही एडवांस तरीका होगा जिसके अंदर काफ़ी कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, सो प्लीज़ आखिरी में आपसे कहूँगा कि वीडियो को आप अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करो, बिकॉज मेरा यही उद्देश्य है कि आप सबको साइकोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता तो मैं बहुत कुछ हूँ, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप सब तक पहुँचे, आप अच्छे से स्टडी करो और हम एकजुट होकर के सुधार ले आएँ अपने अंदर ले आएंगे तो निश्चित रूप से परिवार में, उस कस्बे में, उस जिले में, उस प्रदेश में और इस पूरे देश में विकास होगा। सो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, एज ए टीचर मेरा भी यही कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से इससे कुछ फ़ायदा भी लेना जरूर मैं चाहूँगा। फ़ायदा इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, जैसे इसका जरूर मैं कुछ ना कुछ फ़ायदा तो जरूर लेना चाहूँगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि आखिर में मुझे भी तो अपना जीवन चलाना है स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें कोई गलत नहीं है। सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आप सबको अपना ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।